अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में मैं द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तकरीबन 5 से 6 ऐसी डेवलपमेंट्स जो कि रिलेटेड हैं बहुत सारे सब्जेक्ट से। इससे से रिलेटेड डेवलपमेंट्स है कुछ, अगर आपके पर्टिकुलरली डोमेन्स हैं, टेक्नोलॉजी का डोमेन हो, एआई का डोमेन है या डीडॉलराइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ है, और दूसरे क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आज हमारी डिस्कशन होगी। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ या एक ओपिनियन पब्लिश हुआ डेली चाइना में। ये आपको मैं सोर्सेज, जैसे हमने प्लेज किया था कि आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से करवाएंगे, तो इससे रिलेटेड ही है या इसको दिखाने के लिए हमने अपना लेक्चर फॉर्मेट चेंज किया है जिसमें हम डायरेक्ट न्यूज़ ही रखते हैं स्क्रीन पे और फिर उसके बारे में आपको समझाते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मेट समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको कुछ और सजेशंस हैं तो काइंडली हमें ज़रूर बताएं। पहली डेवलपमेंट थी डेली चाइना में। ये चाइना डेली में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ या ये ओपिनियन, ठीक है। अब चाइना डेली में ये पब्लिश हुआ है। इसका इसका मतलब जो लबोलुबाब है वो ये है कि ये आर्टिकल हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे जो है ग्रीन बैक उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। ग्रीन बैक बेसिकली डॉलर को कह रहा है कि वो कैसे उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और उसको गोल्ड अगेन इज रिप्लेसिंग डॉलर। इसमें सबसे पहली जो की फैक्ट है इस आर्टिकल में डिस्कशन में वो ये है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक एस्टिमेशन आई थी 2025 में। उसके मुताबिक 2025 में तकरीबन जो गोल्ड जो रिजर्व बैंक्स में जो गोल्ड की परसेंटेज है तकरीबन ग्लोबली वो 27% थी, और डॉलर की जो परसेंटेज थी वो ड्रास्टिकली फॉल हुई 22% पे। अदरवाइज हमने ये ट्रेंड नहीं देखा पिछले 2-3 डेकेड्स में। उससे पहले डॉलर जो ब्रिटन वुड्स सिस्टम के बाद 1971 के बाद हमने देखा कि डॉलर जो था वो एक मेजर रिजर्व करेंसी के तौर पे सामने आया। दुनिया की डेवलपिंग, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नेशंस परसू कर रही थी अपने रिजर्व्स में डॉलर्स को, और डॉलर्स की एक बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन थी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। और उससे जो है ना एक ऐसी पोजीशन क्रिएट हुई डॉलर की कि वो अनशेकेबल माना जाता था। लेकिन हम फिर डीडॉलराइजेशन में डिबेट्स देखते हैं कि दूसरी करेंसी शायद रिप्लेस कर रही हैं डॉलर को, चाइनीज करेंसी, युआन या यूरोपियन यूरो, इन करेंसीज की भी डिस्कशन होती है। लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली गोल्ड के बारे में डिस्कशन है, और गोल्ड को एक बताया जा रहा है कि अपेरेंटली जो फैक्चुअल डेटा है या जो फैक्चुअल एनालिसिस है रिजर्व्स का, उसमें गोल्ड एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे आ रहा है। अब उसके जो ड्राइवर्स है ना बेसिकली वो ये बता रहा है कि जब यूएस का ये जो डिक्लाइन आ रहा है, ओवरऑल जो डेटा शेयर हुई, उसमें जो सबसे मेजर ड्राइवर कह रहे हैं ना कि इस चेंज का वो क्या है कि भाई क्यों लोग रिजर्व इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व के तौर पर गोल्ड को क्यों ज्यादा माना दी जा रही है। सबसे पहला जो रीजन बता रहे हैं वो है जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, अब इसमें जो डिस्कशन थी ना वो ये थी कि जब आपको याद होगा कि 2022 फरवरी में यूक्रेन पे जब रशिया ने अटैक किया तो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व्स थे यूरोपियन बैंक्स में या यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल रिजर्व्स में, जो रशियन रिजर्व्स थे 300 बिलियन डॉलर्स के, उन्हें फ्रीज किया गया। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन था जिसकी वजह से एक कंट्री के पास ये अथॉरिटी भी थी और उसके पास ही वो सिस्टम था, उन्होंने उन रिजर्व्स को फ्रीज किया। ईरान वॉर में आप देख लें कि किस तरीके से ईरानियन एसेट्स भी फ्रीज किए गए जो कि यूएस के या यूरोपियन अकाउंट्स में थे, बल्कि वो एसेट्स भी फ्रीज किए गए जो कि मिडिल ईस्टर्न और गल्फ कंट्रीज में थे।
तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, कि आपके एक कंट्री के पास इतनी अथॉरिटी हो कि किसी भी टेंशन की सूरत में या किसी भी एस्केलेशन में वो आपको नुकसान दे सके, और ये अथॉरिटी अमेरिका के पास है, ऑब्वियसली उन्होंने फ्रीज किए। एक रीजन ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये था फर्स्ट रीजन। और जो सेकंड ड्राइवर या रीजन बता रहे हैं ना, वो है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है ना यूएस की पब्लिक फाइनेंसेस की, वो बहुत ही डेटेरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है। उसमें सबसे बड़ा जो इस आर्टिकल में डिस्कशन है बेसिकली वो ये है कि यूएस का जो डेट है ना वो एक्सीड कर रहा है उसकी फिस्कल हेल्थ से। वो कैसे कर रहा है कि इस वक्त जो यूएस का टोटल डेट है ना उसकी इकोनॉमी की साइज से भी बड़ा हो गया। यूएस का टोटल डेट इस वक्त उसकी इकोनॉमी की साइज से भी बड़ा हो गया, और उसका जो नंबर है वो है $36 ट्रिलियन। अब इस कंडीशन में आप देखें कि एक कंट्री जो कि जिसके रिजर्व्स इंटरनेशनली तकरीबन, जिसकी करेंसी इंटरनेशनली रिजर्व कंसीडर होती है, और इतने बड़े रिस्क पे हो कि उसका डेट इतना एक्सीड कर रहा हो, तो देयर विल बी सिचुएशन के कभी भी फॉर सपोज कंडीशन ऐसी आ जाती है जैसे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, या 2008 वाला डिप्रेशन था। इस कंडीशन में उसका इम्पैक्ट जो है ना ओवरऑल वो दूसरी इकोनॉमीज पे पड़ेगा। तो इस पर्सपेक्टिव में भी ये कहा जा रहा है कि यूएस की जो करेंसी है वो डिस्करेज हो रही है और लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और गोल्ड को क्यों कह रहे हैं कि गोल्ड की तरफ ही क्यों है? क्योंकि गोल्ड किसी भी कंट्री जो उसकी गोल्ड को कोई भी कंट्री होल्ड नहीं करती, या उसकी जो पॉलिसी है वो उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। और गोल्ड जो है वो हमेशा से ही एक एक्सचेंज मतलब एक ऐसी कमोडिटी थी जिसपे बिलीव किया जाता था, और हमेशा से इसकी सिग्निफिकेंस रही है हिस्टोरिकली। गोल्ड को सेफगार्ड हासिल है इन सारी चीजों से कि वो कभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर में या कोई भी चीज ऐसी हो तो गोल्ड डिवैल्यू नहीं होता, बल्कि रिसेंट ईरान वॉर में हमने ये देखा कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती गई। और इसी तरीके से गोल्ड की कोई मॉनेटरी अथॉरिटी किसी एक नेशन के पास नहीं है, गोल्ड को इसलिए सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते गए, इसमें ये बातें भी की गई कि चाइना, इंडिया, टर्की और बहुत सारी गल्फ स्टेट्स ने भी ना कंसिस्टेंटली अपने गोल्ड के रिजर्व्स को इंक्रीज किया है। एक और जो की फैक्ट इसमें डिस्कशन में आया वो ये था कि 2022 से 24 के दौरान तकरीबन जो गोल्ड एक्विजिशन है ना वो 1000 टन के करीब एक ईच ईयर बढ़ती जा रही है। तो ये सारे फैक्ट्स एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि यूएस की करेंसी, डॉलर करेंसी, नो डाउट इट्स स्ट्रेंथन करेंसी, और इस वक्त जो उसको पॉलिटिकल बैक है या जो यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कोई भी चीज इसको हिला नहीं सकती या उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकती कोई और करेंसी। लेकिन गोल्ड की तरफ रुझान इस चीज का सबूत है। दो रीजंस या दो जो ड्राइवर्स थे वो भी डिस्कस किए, आपके साथ की फैक्ट्स भी डिस्कस किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डी डॉलराइजेशन के पर्सपेक्टिव से। हम हमेशा करेंसीज को मेंशन करते हैं, लेकिन गोल्ड या हम डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड जब ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो हम तकरीबन क्रिप्टो करेंसीज और इन चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन गोल्ड इज मोर स्ट्रेंथन देन ऑल दोज थिंग्स। तो ये कुछ डिस्कशंस थी गोल्ड पे जो ट्रस्ट दोबारा रिवाइव हो रहा है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड एक और टॉपिक, उसी आज जो है द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में ये ओपिनियन पब्लिश हुआ, और इसके राइटर थे देवेंद्र सक्सेना। द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ, और इसमें जो डिस्कशन थी बेसिकली टेक्नोलॉजी का राइज, और जो आपके एसेज आते हैं प्लूटोक्रेसी से रिलेटेड। अब इसमें जो बेसिकली इसकी जो हेडिंग थी द क्रेजी राइज ऑफ टेक प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी किसे कहते हैं? प्लूटोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि रन होती है बिलियनर से या वेल्दी इन्फ्लुएंशियल लोगों से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझे तो वो इस आर्टिकल में डिस्कशन ही यही है। इस आर्टिकल को वो शुरू करता है एक बात से कि ब्रिटेन को जो है ना, मतलब कॉलोनियल ब्रिटेन को, उसे द नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहा जाता था, क्योंकि उसकी जो मर्चेंट क्लास थी वो हमेशा फॉलो करती थी क्राउन को।
और इसी तरीके से उन्होंने ये बताया कि जैसे उन्होंने कॉलोनाइज किया, तो वो कॉलोनाइज ब्रिटेन की मिलिट्री या ब्रिटेन की स्टेट ने नहीं किया था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो एक मर्चेंट्स थे उन्होंने किया था, और उसके बाद जो है वो हैंडओवर हुई थी। इसी तरीके से अमेरिका का राइज भी वो बताता है कि यूएस भी एक कैपिटलिज्म की शिप पे चला, और उसमें उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने इस सिस्टम को इंटरनेशनली प्रमोट भी किया। और ये जब प्रमोशन हो रहा था तो यूएस में जो इसकी जड़ें थी वो इतनी स्ट्रेंथन हो गई थी कि हमने बाद में देखा कि बहुत सारे बिलियनर्स जो है ना, वो आज के टाइम में हम देखते हैं कि किस तरीके से यूएस में एक बिलियनर्स की गवर्नमेंट है। अब इस पर्सपेक्टिव में वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो कहता है कि इसकी एविडेंस जो है ना, कि प्लूटोक्रेसी किस तरीके से क्रेजी उसका राइज हो रहा है, उसमें वो कहता है कि एविडेंस उसका ये आया है कि जो स्पेस एक्स है उसने तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स की आईपीओ मतलब बनाई है, जिसके मुताबिक वो मार्स पे जो है तकरीबन 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बनाएगा, और वो इस्टेब्लिश करेगा एक डेटा सेंटर वहां पर एक इस्टेब्लिश होगा। और उसके अलावा जो है ये स्पेस एक्स का जो प्रोग्राम है ना, ये मतलब उसकी जो अहमियत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी फाइनेंसिंग तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स है, और कंपटीशन भी जो एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है, एंथ्रोपिक, और ये उससे रिलेटेड भी बात थी। अब अगर कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है कि कंपटीशन हो, लेकिन उसके अलावा ये जो स्पेस एक्स की कॉलोनी बनाना, ठीक है, मार्स पे, और उसके अलावा जो ये डेटा सेंटर्स बनाना, ये एक पॉलिटिकल साइंस के सेंस से देखें तो दीज आर द वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट। ये किसी बिलियनर या उसका काम नहीं है, कंपटीशन उनका काम है। लेकिन जो ये चीजें हैं ये बता रही हैं कि कैसे बिलियनर्स इंक्रोच कर रहे हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को, कैसे वो अभी जो है वो उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं। तो ये एक एज अ केस स्टडी आप ले सकते हैं। फॉल ऑफ के आप किस तरीके से जो है एआई और टेक्नोलॉजी किस तरीके से ओवर रीच कर रही है, कि प्लूटोक्रेट्स क्रिएट हो गए हैं और वो जो है अब इंक्रोच करते जा रहे हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी को। ये एक चीज थी। और दूसरी जो चीज थी कि दूसरी इन्होंने एक इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि स्पेस एक्स जो है इलॉन मस्क की, वो तकरीबन स्टार लिंक की जो उनकी इंटरनेट एक सर्विस है वो यूक्रेन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसपे पोलैंड उन्हें ईयरली 56 मिलियन डॉलर्स पे करती है। और ये जो अमाउंट है ना, ये जो स्टार लिंक की इंटरनेट वहां पर यूक्रेन में काम कर रही है, यूक्रेन का पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इस वक्त उस पे जो है ना डिपेंडेंट है। और इलॉन मस्क ने एक जगह पे ये कहा था कि अगर मैं स्टारलिंक बंद कर दूं तो यूक्रेन विल फॉल ऑफ। तो ये एक डर है कि आपकी पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी इस वक्त जो है यूक्रेन की वो डिपेंडेंट है स्टारलिंक पे, और वो एक बिलियनर के हाथ में। तो ये भी एक केस स्टडी है, और ये प्रॉपरली उसने एक बार कहा था, इलॉन मस्क ने इस आर्टिकल में कोटेड है। अब ये जो तीसरा पर्सपेक्टिव है स्टारलिंक यूक्रेन वाले के बाद, यूक्रेन पर्सपेक्टिव के बाद जो तीसरी चीज उन्होंने इसमें डिस्कस की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। वो क्या है कि एआई जो इन जॉब से रिलेटेड, हम कहते हैं कि एआई इज टेकिंग अवे द जॉब्स ऑफ पीपल, और वो कैसे कर रही है उसमें इन्होंने कोट किया था कि 2025 में जो है वो 11 लाख 1.1 मिलियन जो जॉब्स है ना, वो यूएस के टेक सेक्टर में 1.1 मिलियन जॉब्स वर टेकन ओवर बाय एआई। और उसकी वजह ये थी कि 76 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई थी। अब ये देखें, ये बहुत ही की फैक्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जब भी आप इस पे ऐसे करें। ये 3-4 फैक्ट्स थे। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि एआई जो है इसमें
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि एआई ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जो जिनका ऑप्टिमस, जिसका नाम है ऑप्टिमस की केस स्टडी, वो अब इलॉन मस्क जो है इस पे अपनी कंपनीज में उनको इंस्टॉल कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि 24/7 काम करेंगे और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो वर्कर है उससे 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिव होगा. सो दीज थिंग्स आर रिप्लेसिंग humans in job sectors, and these plutocrats are encroaching into the political authority. और ये सारी जो चीजें डिस्कशन में थी ये इस आर्टिकल में थी. मैंने कहा आपको ये चीजें जरूर पता हो, एआई से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के राइज से रिलेटेड, उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और उसकी जॉब सेक्टर पे इंप्लीकेशन. मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक थी, अच्छा ये क्रिमिनोलॉजी की पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है. क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स इसको जरूर नोट डाउन करें. ये छोटी छोटी चीजें हैं या ये जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स हैं ये आपके पेपर की स्ट्रेंथ्स को इनहेंस करते हैं. अब ये क्या है कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल, ठीक है. अब ये बिल क्या है उसके बारे में, और ये आपके क्रिमिनोलॉजी के पेपर्स में कैसे एसोसिएट होगा. ये बिल है पंजाब असेंबली में, अभी स्टैंडिंग कमेटी और लॉ ने जो है उसे रिव्यू किया है, उसके बाद ये कुछ दिनों में पास भी हो जाएगा. इस बिल के मुताबिक जो पंजाब में हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, ऑफेंडर्स हैं, उनको उन पे जो है टैक्स सर्विलेंस होगी, और उनको जो है ऐसे गैजेट्स और ब्रेसलेट्स वगैरह ऐसे पहनाए जाएंगे जिसमें उन्हें 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा. और इसमें जो एंटी सोशल वाला पार्ट है ना, दैट इज वेरी कंसर्निंग. इस पे क्रिटिसिज्म भी है और इससे देखा जाए तो एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी है. इस पे आप इसकी बहस जब डिटेल आ जाएगी तब बताएंगे, लेकिन इसको आप जरूर नोट डाउन करें. अब लेजिस्लेशन के मुताबिक जो है ना, एंटी सोशल बिहेवियर जो उन्होंने काउंट किए वो कौन से, वो पहला बिहेवियर है गैम्बलिंग और उससे रिलेटेड जो लोग हैं, या जो डेंस ऑपरेट करते हैं, ड्रिंकिंग डेंस, ये उन लोगों को जो है ना पनिश करेगी. कौन? अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे कमेटीज बनाई जाएंगी. और वो कमेटीज कौन सी हैं? उन कमेटीज को मतलब इंटेलिजेंस कमेटीज बनाई जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट पे, और उस पे जो कि इन चीजों को मॉनिटर करेंगी. अब उस पे डिफरेंट पनिशमेंट्स और डिफरेंट पेनल्टीज भी आयद की गई हैं. एंटी सोशल बिहेवियर जो करे और जो हैबिचुअल क्रिमिनल है उन पे भी डिफरेंट पनिशमेंट और पेनल्टीज हैं. अब इस पे तशवीश का इजहार खुद जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने खुद किया है कि ये कॉलोनियल लॉ है, और इस तरीके से आप जो है ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और इस तरीके से आप चीजों को लेकर नहीं बढ़ सकते. लेकिन ये एक डेवलपमेंट है अगर आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें क्रिमिनोलॉजी से, कि किस तरीके से जो है अब ये अब देखें ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 फेजेस, मतलब 3 पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3-4 इंस्टीट्यूशंस आते हैं. पुलिस आता है और जुडिशरी आती है, और इस तरीके से प्रोसिक्यूशन, और ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं. लेकिन इस लॉ के मुताबिक आपकी जो पनिश करेगी वो मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी दी गई है उन कमेटीज को, इंटेलिजेंस कमेटीज को, और उसकी जो अपील जुरिस्डिक्शन है वो भी उन्हीं कमेटीज को दी गई है. सो इस पर्सपेक्टिव से ये इंक्रोच हो रही है, ठीक है. ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस पे. सो मूविंग फॉरवर्ड, ये एक था पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स और एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2016 जिसपे हम 26 जिसपे हमने डिस्कशन की. मूविंग फॉरवर्ड, अगली जो न्यूज थी वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड है. पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स और पाकिस्तान ने ऑपरेशन कंडक्ट किया है विद इन अफगानिस्तान. उसका बैकग्राउंड ये था कि कराची में एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें रेंजर्स की चौकी पे अटैक किया गया, और जिसके नतीजे में 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए और 3 टेररिस्ट मारे गए, और एक जो टेररिस्ट था वो जो जिंदा बच गया जख्मी था उसने सारी डिटेल्स बताई. उसने कहा कि वो अफगानिस्तान से ट्रेन होके आए, अफगान नेशनल थे, उनमें सिर्फ एक पाकिस्तान नेशनल था. तो इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान ने जो टेरर हाइडआउट्स थे कौन से इलाके में, पक्तिका में और कुनार के जो प्रोविंसेस हैं उनमें स्ट्राइक्स की. ये डेवलपमेंट थी. आपको पर्सपेक्टिव भी पता हो कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी एस्केलेशन जो उसके खिलाफ हो रही है अफगान लैंड से, और ये इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं.
और टीटीपी वो ऑपरेट करते हैं वहां से, और ये टीटीपी का फैक्शन था जमातुल अहरार, जिसने ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक एक्सेप्ट की है। और जमातुल अहरार टीटीपी का फैक्शन है। और अब देखें कि किस तरीके से टेररिज्म जो अफगान लैंड से हो रही है, और इंडियन प्रॉक्सीज हाउ दे आर इनफिल्ट्रेटिंग इन पाकिस्तान एंड डीप इनसाइड कराची। तो ये एक केस स्टडी थी, डेवलपमेंट थी, जिसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने शुरू में 2022 में, जब 2021 में तालिबान का फॉल आउट हुआ, तालिबान ने टेक ओवर किया, तो पाकिस्तान की पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ डायलॉग और डिप्लोमेसी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि उन्हें सेफ हेवंस दी जा रही हैं, और इंटरनेशनल एक्टर्स भी उसमें, इंडिया और दूसरे जो एक्टर्स हैं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं टेररिज्म को, तो पाकिस्तान ने एस्केलेशन जो है वो उनके खिलाफ बढ़ाता जा रहा है। कॉस्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग टेररिज्म पाकिस्तान के लिए कॉस्ट बढ़ाता जा रहा है एक मिलिट्री एक्शंस के थ्रू। सितंबर लास्ट से ये स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान ने अटैक किया था, और पाकिस्तान इनका रिस्पांस जो है ना सिर्फ विद इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के थ्रू विद इन लैंड में दे रहा है, विद इन पाकिस्तान, बल्कि अब डीप इनसाइड उनके जो हाइड आउट्स हैं या सेफ हेवंस है उन्हें भी अटैक कर रहा है। सो ये एक डेवलपमेंट थी। आगे बढ़ेंगे, आगे जो है अब अफगान वॉर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। अफगान वॉर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि दोबारा जो है, हमने कल डिस्कस किया था कि फायर एक्सचेंज हुई हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान, और ईरान ने इस पर्सपेक्टिव में तकरीबन कुवैत बहरीन में रिटेलिएशन यूएस की बेसिस पे स्ट्राइक की है, और इसकी वजह स्विट्जरलैंड में जो टॉक्स चल रही थी वो भी होल्ड हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये खबर आ रही है कि ओमान में दोबारा से इस पर्टिकुलर एस्केलेशन को देखकर दोबारा से टॉक्स होंगी। और ये जो है पिछले वीकेंड की ये डेवलपमेंट थी कि दोबारा से ये एस्केलेट हो रही हैं। इशू ये था कि ईरान ने अटैक, किसी वेसल शिप पे कोई प्रोजेक्टाइल फायर हुआ, जिसके नतीजे में यूएस ने ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया यूएस बेसिस को फिफ्थ फ्लीट को जो कुवैत में। सो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई है। आगे बढ़ेंगे तो लेबनान से पर्सपेक्टिव में वॉर कैसे एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है। लेबनान के जो अभी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था यूएस, लेबनान और इजराइल के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें सीज फायर इंश्योर हुआ था, लेकिन उसकी जो वायलेशन है वो 2 दिन नहीं गुजरे दोबारा हो गई है। उस वायलेशन में क्या हुआ है कि साउदर्न जो टेरिटरी है वहां पर दोबारा एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, जिसमें एक डेथ हो गई है। अब इस पर्सपेक्टिव में मैं जो आपको मेजर चीजें बता रहा हूँ वो ये है कि हिजबुल्ला इस डील को अभी तक अपोज कर रहा है। हिजबुल्ला क्या है? एक फैक्शन है, ठीक है ना। तो वो इस डील को अपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि दैट्स वेग एंड वॉइड। और क्योंकि इस डील में जो, अब वो अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट में जो चीज है वो सबसे बड़ी चीज ये आई है कि आप जो लेबनीज स्टेट है ना, वो अपनी सॉवरेन अथॉरिटी कायम करेंगी पूरी टेरिटरी पे। पूरी टेरिटरी में अभी जो लेबनान के, मैं आपको डायनेमिक्स बताऊं, साउदर्न लेबनान इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला इज टोटली अगेंस्ट इजराइल। जब ये फरवरी वॉर स्टार्ट हुई थी और इमाम खामनाई पे जो पहले दिन सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, उसके बाद मार्च में हिजबुल्ला ने जो है रॉकेट्स फायर किए थे इसराइल में, और उसके बाद जो है ये 2 फ्रंट वॉर हो गई थी। इसराइल, हिजबुल्ला भी जो है इस वॉर में शामिल हो गया था। उसके बाद जो है इसराइल ने इंक्रोच किया साउदर्न लेबनान में। साउदर्न लेबनान में 10 किलोमीटर टेरिटरी को उन्होंने ऑक्यूपाई किया, और जो है ना ऑनस्लॉट शुरू कर दिया वहां पर हिजबुल्ला के खिलाफ। और ये हिजबुल्ला अलाय है मोस्टली ईरान का यहाँ पर। और हिजबुल्ला की जो अथॉरिटी साउदर्न लेबनान में है, नॉर्दर्न लेबनान में इसकी जो लेबनीज अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट, उनकी अथॉरिटी है। सो ये डील हुई है उनके साथ। जो प्रेसिडेंट है, उन प्रेसिडेंट ने ये इस डील में ये कहा गया है कि आप हिजबुल्ला से बेसिकली मिलिट्री जो उनकी वेपन, उनको ना डी वेपनाइज करेंगे, या उनसे जो है डिस आर्म करेंगे, उनको डिसआर्मामेंट करेंगे। अभी इस पर्सपेक्टिव में हिजबुल्ला इस पे एग्री नहीं हो रहा, क्योंकि हिजबुल्ला इटसेल्फ एक अथॉरिटी है, उसका पॉलिटिकल वेट भी है, स्पीकर भी उनका है, लॉ मेकर्स हैं उनके बहुत सारे। तो ये डील अब जो है ना, इसकी ये जो शर्त है इस पे एम्बिग्विटी है, और अभी तक वो जोन जो है, जो 10 किलोमीटर लेबनीज टेरिटरी है, उसमें इजरायली फोर्सेस बैठी है। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक डेवलपमेंट थी। अब वॉर से रिलेटेड एक और बहुत मेजर जो डेवलपमेंट आई है ना, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल
वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है या एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके मुताबिक कि यूएस अपने ऑप्शंस को वे कर रहा है कि वो उसकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, कुवैत में, उनकी जो बेसिस हैं या मिलिट्री प्रेजेंस है वो उसको फर्दर वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। यूएस अपनी जो बेसिस को ये कंसीडर कर रहा है पॉलिसी सर्किल में ऑप्शंस को कि अब हम यहां से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को हटाइए। बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें। ये चीज वॉर के स्टार्ट होने के टाइम भी कंसीडर की जा रही थी। अब तकरीबन यूएस की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे तकरीबन जो अटैक किया ईरान वॉर में, ईरान ने जो रिटेलिएशन स्ट्राइक्स की वो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में जो उसके मिलिट्री एसेट्स थे वहां पर। अब उसके जो नुकसान उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है वो कह रहा है कि $5 बिलियन का डैमेज हुआ था यूएस को उन मिलिट्री एसेट्स का। अब इस फर्दर ईस्ट जो वेस्टवर्ड जो एक्सपेंशन है वो किस साइड पे हो रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक? वो कह रहे हैं कि शायद इजराइल में यूएस अपनी बेसिस बनाए ये सेम, और ये वॉर जिस तरीके से एस्केलेट हुई इसमें जो रीजनल कंट्रीज थी उनको कॉस्ट पे करना पड़ी। ईरान ने जो है वो यूएस के मिलिट्री एसेट्स को जिस तरीके से टारगेट किया, सो दैट वाज द बेसिकली डेवलपमेंट। और ये यूएस की जो सबसे बड़ी नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है एनएसए, वो है 5th फ्लीट जो कि लोकेटेड है बहरीन में। यूएस उसे मूव करना जा रहा है वेस्टवर्ड बट बेसिकली इजराइल में। सो दैट इज द डेवलपमेंट के मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस पर्सपेक्टिव में। और ये जो आर्टिकल था ये बेसिकली था न्यूयॉर्क टाइम्स में, ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताई आपको। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट हैज ब्रॉट लॉन्ग टर्म गल्फ चेंज। लॉन्ग टर्म गल्फ चेंज क्या है? इस वॉर की वजह से गल्फ में बहुत सारे चेंजेस आए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस रीजन की है ना वो तकरीबन चेंज हो चुकी है इस वॉर के बाद। गल्फ कंट्रीज सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी अब यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने ऑप्शंस को वे कर रही है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएई है, यूएई तो फर्दर स्ट्रेंथन हो गई है, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है इसराइल और यूएस पे इस वॉर के बाद, क्योंकि उन पे जो अटैक्स की जो तादाद थी वो सबसे ज्यादा थी। तकरीबन गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो ईरान ने कंडक्ट की स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स वो थी। और दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के जो इशू था, अब वो भी गल्फ के लिए कंसर्न बन गया है। ईरान इस वॉर के बाद ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। इस ईरान की अथॉरिटी को यूएस ने 14 पॉइंट्स में ईरान को एक ज्यादा जो है मजबूत कर दिया है। और $300 बिलियन जो रिकंस्ट्रक्शन फंड है उसमें भी बातें यही हैं कि उसको जो फंडिंग है वो गल्फ कंट्री से आएगी, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आएगी। इन पर्सपेक्टिव में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी मिडिल ईस्ट में जो है ना गल्फ की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आई है। अब हर कोई अपने अलाइज और पार्टनर्स ढूंढ रहा है। आपको पता होगा कि जो कतर पे जब स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट सितंबर में, अगस्त और उस नवंबर में। उसके बाद जो है सब कंट्रीज जो है कोई हार्ड पावर इंक्रीज कर रही है, यूएई ज्यादा वेपन्स परचेज कर रहा है, सबके जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो इसके बाद चेंज हो रहे हैं। और ये न्यूज इस पर्सपेक्टिव से न्यूयॉर्क टाइम्स में ये जो पब्लिश हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। डायनामिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब शाहिद जावेद बुर्की साहब हैं, उनका आर्टिकल आया था, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर। उनका आर्टिकल रिलेटेड था मुस्लिम माइग्रेशन, रेशियल वायलेंस। ये आर्टिकल आपके लिए इस्लामियात और इस्लामोफोबिया के जो उसके पर्सपेक्टिव से, इस्लामियात के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें जो की फैक्ट्स थी और की डिस्कशन थी वो मैं आपको बता दूं। जो की फैक्ट्स जो कोट हुए हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए जब भी आप इस्लामोफोबिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं इस्लामियात में या इससे में।
आपको ये पता हो कि वो यूके की पर्टिकुलरली बात कर रहे होते हैं कि यूके में तकरीबन 4 मिलियन मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं, जो कि तकरीबन पॉपुलेशन का 6% है। ठीक है। और उसके अलावा जो उन 4 मिलियंस में से जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं उनका सबसे ज्यादा वेट है, और पाकिस्तानी जो माइग्रेशन थी वो बेसिकली डिराइव हुई थी 1950s में, जब यहाँ पर डैम बन रहा था तो मीरपुर और आज़ाद कश्मीर से बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे, और ये एक स्कीम थी। और उसके बाद जो है दूसरा जो पुश आया मुस्लिम इमिग्रेंट्स का, माइग्रेंट्स का, वो आया था अरब स्प्रिंग के बाद, जब डिस्टेबलाइज हो गया था मिडिल ईस्ट, तो सीरिया से, इराक से, ईरान से बहुत सारे रेफ्यूजीज गए थे। अब वो उसकी वजह से जो है मुस्लिम वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एस्टिमेट के मुताबिक 5 से 6 हज़ार जो पीपल हैं वो हर ईयर 5 से 6 हज़ार मुस्लिम कन्वर्ट होते हैं यूरोप में, फॉर 5 to 6,000। और उसमें मेजोरिटी जो है, ये भी एक की फैक्ट है आपको बताना चाहिए कि इस्लामोफोबिया के लिए, कि तकरीबन जो कन्वर्जन रेट है ना वो 5 to 6,000 है। 5 to 6,000 पीपल कन्वर्ट इनटू इस्लाम। और उसके अलावा जो चीज़ें थी वो मैंने आपको 2 फैक्टर्स बता दिए। एक तो पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई थी वो 1950s में हुई थी, और जो दूसरा पुश आया था माइग्रेशन का वो अरब स्प्रिंग के बाद आया था। अब इस पर्सपेक्टिव में जो दूसरी बात वो बताते हैं कि अब ये इतनी मुस्लिम माइग्रेशन और इतनी चीजें हुई हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना वो इस वक्त ये पड़ रहा है कि जो फार राइट पार्टीज है ना यूके में, वो मुस्लिम्स को एज ए टूल इस्तेमाल कर रही हैं, पॉलिटिकल टूल के तौर पर। वो अपनी सारी जो वहां पर क्राइम हो, वो आपकी क्रिमिनोलॉजी में क्वेश्चन आया था, मैंने मतलब उसमें भी आप ये कोट कर सकते थे कि किस तरीके से वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल उसके अजाइम के लिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो वो जो डिस्कशन थी वो नाइजल फराग जो है रिफॉर्म पार्टी के हेड हैं, उन्होंने इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया है अपनी मिस इन्फॉर्मेशन और कैंपेन में, और उसको अपने पॉलिटिकल अजाइम के लिए। अब वो एक जो इंसिडेंट हुआ था बेसिकली वो कोटेड है यहाँ पर कि फराग ने, हेनरी नोवाक था, एक 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट था साउथहैम्पटन में, उसको किसी जो है इमिग्रेंट ने, जो सिख इमिग्रेंट था, उसने किसी बात पे उसका मर्डर किया। अब वो उनकी जो सिख जो होते हैं वो मेन टू कैरी किरपन्स, एक खंजर होता है उनके पास, वो उनकी आइडेंटिटी थी, उसने उस नाइफ से, उसके शार्प ब्लेड से उसे कत्ल किया। लेकिन उसका भी जो इल्जाम था ना, वो अब नाइजल फराग ने इसको एक टूल इस्तेमाल करके वो तकरीबन मुस्लिम्स पे डाल दिया, और मुस्लिम्स में भी पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, कि ये लोग यहाँ पर क्राइम फैलाते हैं, जो कि बेसिकली टिपिकली अमेरिका में भी सेम हो रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इन चीजों का जो क्राइम का है वो साउथ अमेरिकन या मैक्सिकन हैं या उन पे डाल देता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो क्राइम है और ड्रग्स का जो कार्टेल्स हैं वो सारे मैक्सिकन हैं और ये इमिग्रेंट्स हैं और उनकी वजह से क्राइम है। हालांकि केस स्टडीज कंप्लीटली डिफरेंट है, अगर हम देखे जाएं तो फैक्चुअली ये चीज सही नहीं है और ये गलत है उन पे। तो ये इस पर्सपेक्टिव में थी कि ट्रंप ने भी इंडोर्स करता है अब ऐसी पार्टीज को। वो मेरी आपके पहले लेक्चर में यूरोप से रिलेटेड ये डिस्कशन हुई थी। अब जो दूसरी बात वो करता है, वो कहता है कि ये माइग्रेंट्स पे जो एंगर है ना वो उनकी बढ़ती जा रही है। अब ये चीज 3-4 डेकेड्स पहले इनकंसीवेबल थी कि किस तरीके से ये डिस्कशन यूके में इनकंसीवेबल थी, लेकिन अब ये न्यूज हेडलाइंस में होती है। और ये पॉलिटिकल रेटरिक, नाइजल फराग हो या दूसरे जो फार राइट एक्टिविस्ट हैं, वो इसको पब्लिकली इन चीजों को फ्लोरेंट कर रहे हैं अपना ऐसी केस स्टडीज को। सो ये इस्लामोफोबिक पर्सपेक्टिव से भी आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं। आर्टिकल बहुत अच्छा था, फैक्चुअल डेटा जो दी गई उस पर एनालिसिस बिल्ड किया गया, उन्होंने फैक्टर्स भी बताया और ये सारी चीजें मैंने आपके साथ की इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। उसी के साथ भी आज हमारा जो है लेक्चर भी कंप्लीट होता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है।